गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की हम करंट अफेयर्स क्लास में स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता, यानी ये सिर्फ दक्षिणी एशिया के देशों के लिए जारी की गई है और ये प्रेस प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में जारी की गई है। यहाँ हम देखें कि इस रिपोर्ट में ये 23वां संस्करण है, यानी 23वीं बार इसे जारी किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट उसके द्वारा दक्षिण एशिया मीडिया एकजुटता नेटवर्क के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा जारी किया गया है, लेकिन किसने सहयोग प्रदान किया है? दक्षिण एशिया मीडिया एकजुटता नेटवर्क द्वारा। इसे 1 वर्ष की अवधि के लिए के आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया है और वो 1 वर्ष की अवधि है 1 मई 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2025। यानी इस अवधि में जो मीडिया से संबंधित घटनाक्रम रहा है उसके आधार पर इसे जारी किया गया है। इसे दक्षिणी एशियाई देशों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के लिए जारी किया गया है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ लगता हुआ पाकिस्तान है, भारत है, यहाँ भारत के पास नेपाल है, इधर भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और ये मालदीव है। ये वाला जो हिस्सा थोड़ा थोड़ा डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहा है, ये मालदीव है। तो इन दक्षिणी एशियाई देशों के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि मीडिया पर किस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को किस तरह से बाधित किया गया है। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे जो संविधान है उससे संबंधित एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान में कहां पर दी गई है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 एक ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता कहां पर दी गई है? अनुच्छेद 19 एक ए में। लेकिन प्रेस पर जो लगी हुई पाबंदियां हैं उनके आधार पर हम देखें कि दक्षिण एशियाई देशों में 250 से अधिक मीडिया के अधिकारों का उल्लंघन दर्ज किया गया है इस 1 साल में। और अगर हम पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों की गिरफ्तारी और मृत्यु की बात करें तो 69 यानी 69 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, यानी उन्हें हिरासत में लिया गया है। और 20 पत्रकार ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई है इस 1 वर्ष में। यानी मीडिया की जो स्वतंत्रता है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, उस पर उसकी स्थिति बहुत बेहतर हम दक्षिण एशिया में नहीं कह सकते हैं। तो मीडिया को बोला जाता है लोकतंत्र का चतुर्थ यानी चौथा स्तंभ। क्लियर है? तो मीडिया का चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है? मीडिया सॉरी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को। नेक्स्ट हम देखें लहराई यात्रा महोत्सव। हाल ही में ये लहराई यात्रा महोत्सव है जिसमें भगदड़ के दौरान श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। अभी 3 मई 2025 की घटना है। ये लहराई यात्रा जो महोत्सव है ये वास्तव में उत्तरी गोवा में एक बिचौलिम तालुका है, उसमें सिरगांव गांव है। वहां पर सालाना ये यात्रा की जाती है और इस यात्रा में हाल ही में भगदड़ मच गई थी 3 मई को। इसलिए आपके यहाँ एग्जाम में कल्चर से संबंधित, संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनमें महत्वपूर्ण है लहराई यात्रा महोत्सव। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरी गोवा के बिचौलिम तालुका के सिरगांव गांव में, जहां पर वार्षिक यात्रा के दौरान
भगदड़ मच गई थी। हम गोवा को देखें तो गोवा दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ गोवा है, यानी उत्तरी गोवा है, और यहीं पर लहराई यात्रा मनाई जाती है। और दूसरा गोवा है दक्षिण गोवा। तो गोवा को कितने भागों में बांटा गया है, यूं कहीं कितने डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है? नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। ये एक तरफ महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? महाराष्ट्र से। तो ये देखें हम, ये बॉर्डर है, तो इसके इधर महाराष्ट्र है और इसके इधर का हिस्सा कर्नाटक का है। तो यानी गोवा किन दो राज्यों से घिरा हुआ है? उत्तर की तरफ महाराष्ट्र की तरफ से, और ईस्ट यानी पूर्व और दक्षिण की तरफ से ये घिरा हुआ है कर्नाटक से। इसके दूसरी तरफ समुद्र है, जिसे अरेबियन सी या अरब सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर कहा जाता है। तो लहराई जो यात्रा करके जो है, तो यात्रा का मतलब है यात्रा। ये यात्रा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। किस देवी की सम्मान में? देवी लहराई, यानी लहराई यात्रा, यानी देवी लहराई की यात्रा। इस यात्रा में सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो धोड़ाची पाठ होता है। धोड़ाची पाठ का मतलब है श्रद्धालु जो हैं जलती हुई अग्नि पर, अंगारों पर चलते हैं, और ये जो रस्म है ये पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है। मतलब पूरी रात ये चलती है, पूर्णिमा की रात को। तो लहराई यात्रा कहाँ पर मनाई जाती है? गोवा में मनाई जाती है, बिचोलिम तालुका में, तिरमई गांव में, जहां पर अभी भगदड़ मच गई थी। नेक्स्ट हम बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी। हाल ही में जो झारखंड उच्च न्यायालय है, झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, उसने एक फैसला दिया और उसमें कहा है कि जो पारसनाथ पहाड़ी है उसे पर्यटक स्थल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही यहाँ पर और मांस और शराब की बिक्री की जाएगी। यानी मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसे पर्यटक स्थल के तौर पर इस्तेमाल करने से मनाही कर दी गई है। तो देखते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी क्या है। तो जो पारसनाथ पहाड़ी है ये झारखंड में स्थित है, और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ पहाड़ी। वास्तव में इसका जो नामकरण है वो किस आधार पर नाम किया गया है कि जो 23वें जैन तीर्थंकर थे, 23वें जैन तीर्थंकर थे, तो हम देखें कि जैन तीर्थंकर हैं जो अब तक 24 हुए हैं। कितने हुए हैं जैन तीर्थंकर? अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन रहे हैं। तो टोटल हुए हैं 24। उनमें से जो 23वें जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। उनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पड़ा हुआ है पारसनाथ चोटी। ये कहां पर है? गिरिडीह जिला है झारखंड में। तो गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। 1365 मीटर है। ये जो छोटा नागपुर का पठार है उसके पूर्वी भाग में है। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में है। यहाँ मैप में देखते हैं तो ये गिरिडीह जिला है। ये जो दिखाई दे रहा है ये जिला कौन सा है? झारखंड का गिरिडीह जिला है। और इस गिरिडीह जिला में ये देखिए पारसनाथ हिल, पारसनाथ चोटी। तो यहां पर ये पारसनाथ चोटी स्थित है। इसे झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है कि इसमें पर्यटक स्थल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कारण है कि यहाँ पर लोग मांस मदिरा का इस्तेमाल करते हैं और ये जैन धर्म का आस्था का प्रतीक है, तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ हम देखें कि 24 जैन तीर्थंकर हैं। इनमें सबसे प्रथम जो जैन तीर्थंकर थे उन्हें ऋषभ देव या इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव या आदिनाथ। उसके बाद 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, जिन्हें महावीर जी हम कहते हैं, महावीर स्वामी।
यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि मल्लीनाथ जो 19वें नंबर के हैं, इन पर विवाद है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि ये महिला थे, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं ये पुरुष थे। तो 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ, जिन पर विवाद है कि वो पुरुष थे, कुछ कहते हैं विद्वान कि ये महिला थे। यानी जैन धर्म के अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर रहे हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, 19वें हैं मल्लीनाथ, 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24 और अंतिम हैं महावीर स्वामी। तीर्थ कर, तीर्थ का मतलब है ऐसे आचरण या ऐसे आदर्शों का समूह जिन्हें जीवन जीने के लिए, मोक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, उनका आचरण करने वाले को बोला जाता है तीर्थंकर। क्लियर है? तो जैन धर्म के कितने तीर्थंकर रहे हैं? 24 तीर्थंकर रहे हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी पड़ा हुआ है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनने का कारखाना या प्लांट लगा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन करने वाला भारत में, या यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है या इंडस्ट्री लगी है? तो लखनऊ है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम देखते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडिया की नहीं है, बल्कि रूस और भारत का संयुक्त उपक्रम है। यानी रूस और भारत दोनों का मिसाइल का मिलकर के, दोनों का सहयोग मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बनती है। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल में इसको दो हिस्सों में बांट दें हम नाम को, ब्रह्म और मोस। तो जो ब्रह्म वर्ड है, जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से क्या लिया गया है? ब्रह्मवर्ड। और रूस की मॉस्कवा नदी, इससे मोस लिया गया है। तो दोनों नदियों के नाम से मिलकर क्या बनता है? ब्रह्मोस। ब्रह्म और मोस्का, इन दोनों नदियों से मिलकर क्या बनता है? ब्रह्मपुत्र। तो जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, इसका जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 290 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर। एक्चुअल में इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधि है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है एनएसजी, उसने लिमिट तय कर रखी है कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश को टेक्नोलॉजी बेचता है मिसाइल से संबंधित, उस ग्रुप के सदस्य, एनएसजी के सदस्य, तो उसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से कम रहनी चाहिए। तो इसलिए उन शर्तों का पालन करते हुए इसकी मारक क्षमता को कितना रखा गया है? 290 किलोमीटर। इसकी जो स्पीड है वो मैक 2.8 है। इसका मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। मैक का मतलब है कि ध्वनि की गति, ध्वनि की गति, या यूं कहूं कि ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की जो चाल है वो है 332 मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में ध्वनि है जो 332 मीटर जा सकती है। तो अगर कोई मिसाइल की स्पीड ध्वनि की चाल के बराबर है तो उसे हम बोलेंगे 1 मैक। अगर दुगनी है तो उसे बोलेंगे 2 मैक, और लगभग 3 गुनी है तो उसे बोलेंगे 3 मैक। लेकिन ये 3 गुना नहीं है, लगभग 3 गुना है, यानी 2.8। तो इसका मतलब है कि इस मिसाइल की स्पीड है जो ध्वनि की गति की 2.8 गुना है। 2.8 गुना है। तो ये विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। अभी हम समझेंगे कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क होता है। तो यहां चीजें क्लियर हुई कि ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्काव नदी है, उन दोनों के नाम से मिलकर ब्रह्मोस बना हुआ है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है जिसकी गति ध्वनि की गति से 2.8 गुना तेज है। इसमें जो इंजन लगा होता है उसके दो चरण होते हैं, उसके दो चरण होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं। तो अगर हम मिसाइल देखें तो मिसाइल कुछ इस तरह से रहती है। इसमें यहां वार हेड होता है और नीचे की तरफ यहां पर इसमें इंजन लगा होता है, फ्यूल के लिए लगा रहता है।
तो फ्यूल के दो स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप है वो ठोस है और दूसरा स्टेप है द्रव है या तरल है। इस तरह से करके दो हिस्से हैं। इसके कौन से थ्योरी पर काम करती है? ये फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका मतलब क्या है कि एक बार टारगेट इसे दे दिया, उसके बाद इसे दोबारा गाइड करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक टारगेट का पीछा करेगी और उसे हिट कर देगी यानी उसे मार गिराएगी। यहां हम देखें कि जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसे हम देखें, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्हें जहां से हमने छोड़ा है, यहां से हमने मिसाइल छोड़ी है और मिसाइल का टारगेट यहां पर दिया गया है, तो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो आसमान में जाएंगी, आसमान में जाएंगी और जा करके फिर उस टारगेट को हिट करेंगी। यानी इनका जो मार्ग है वो अति परवलयाकार होती है, यानी ये पहले वायुमंडल में जाएंगी और वायुमंडल में जाकर के फिर टारगेट को हिट करेंगी। जबकि जो क्रूज मिसाइल हैं वो धरती के बहुत पास से गुजरती हैं, धरती के बहुत पास से गुजरती हैं। इसलिए इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत पावर होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ पृथ्वी है जो उसे अपनी तरफ खींचेगी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से। तो इसलिए इनकी स्पीड भी तेज होती है। दूसरी बात यह है कि इन्हें सैटेलाइट से पकड़ पाना, राडार से पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है और इन्हें इसलिए ये टारगेट पर हिट करना आसान रहता है। तो ये जो होती हैं ये छोटे कामों के लिए होती हैं, जबकि ये जो बड़े इश्यू होते हैं उनमें काम में ली जाती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल का क्लियर हुआ। क्रूज मिसाइल ऐसी होंगी जो पृथ्वी के नजदीक से टारगेट को हिट करती हैं, बहुत क्लोज जाती हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल पहले वायुमंडल में जाती हैं और फिर आकर के टारगेट को हिट करती हैं। तो जैसे भारत की अग्नि मिसाइल हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि मिसाइल कैसी हैं? बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और जबकि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? वो क्रूज मिसाइल है। चलिए आगे देखते हैं हम। बुनियाल उल मरसूस, ये एक अरबी शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है एक ठोस संरचना। एक ठोस संरचना यानी कि सैनिकों का एक क्रमबद्ध या ठोस संरचना के रूप में इकट्ठा होना, डिसिप्लिन के साथ इकट्ठा होना। और अभी भारत का जो सिंदूर ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर था, उसके खिलाफ जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है बुनियाल उल मरसूस। तो याद रखिएगा, भारत की तरफ से भारत पर हुए पहलगांव हमले के बदले में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सिंदूर। उसके खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया है उसका नाम है बुनियाल उल मरसूस, जिसका मतलब क्या होता है? अरबी का शब्द है जिसका मतलब है एक ठोस संरचना या एक ठोस संरचना के अनुसार सैनिकों का इकट्ठा होना क्रमबद्ध रूप से। यहां हम देखें, हाल ही में जी जनार्दन रेड्डी, जी जनार्दन रेड्डी एक एमएलए हैं, यानी विधानसभा के सदस्य हैं। और ये एमएलए कहां के हैं? कर्नाटक विधानसभा के। इनको सीबीआई अदालत द्वारा, सीबीआई अदालत द्वारा अवैध खनन के मामले में दोषी ठहरा दिया गया है, यानी इन्हें सजा होगी। तो सीबीआई की विशेष अदालत ने जी जनार्दन रेड्डी को, जो कि कर्नाटक विधानसभा के सदस्य हैं यानी एमएलए हैं, उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने अवैध खनन का दोषी ठहरा दिया गया है। और इस वजह से विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है, या यूं कहूं कि अयोग्य घोषित कर दिया है। तो अब किसी एमएलए, एमपी यानी किसी जनप्रतिनिधि को अगर दोषी ठहराया जाता है तो उसके क्या क्या प्रावधान हैं वो हम यहां समझते हैं। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है। तो भारत में एक अधिनियम है, एक कानून है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट भी बोला जाता है, पीआरए 1951 इंग्लिश में। इसकी धारा 8 है, इसकी धारा 8 है, उसके अनुसार दोषी ठहराया जाता है। तो हम देखें पहले धारा 8 के कौन कौन से भाग हैं। तो धारा 8 के 3 भाग हम यहां देखते हैं, 8(1), 8(2)
और 8(3). 8(1) में ऐसे विशिष्ट अपराध आते हैं जो खास दर्जे के होते हैं, जैसे दो समूहों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना, या चुनाव में अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल करना, दुष्कर्म यानी रेप से संबंधित, महिलाओं के प्रति क्रूरता से संबंधित। इस तरह के जो अपराध हैं उन्हें धारा 8(1) में रखा गया है। दूसरे जो आर्थिक टाइप के जो अपराध हैं, जैसे जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थ दवाओं में मिलावट, दहेज निषेध अधिनियम, इन तरह के जो मामले हैं वो धारा 8(2) के तहत आते हैं, जिसमें कम से कम 6 महीने की सजा होती है। और बाकी जो अपराध जो आते हैं, जो 1 और 2 में नहीं है, उन सब अपराधों में 2 या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है। और जो दोष सिद्धि की तिथि से जो इसमें दोषी घोषित कर दिया जाता है, उसे दोष सिद्धि की तिथि, मतलब जिस दिन कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया उस दिन से उसे अयोग्य माना जाता है। अब मान लीजिए इन्हें दोषी ठहरा दिया गया और दोषी ठहराने के बाद इन्हें 2 वर्ष की सजा हो जाती है। तो 2 वर्ष की सजा काटने के बाद ये रिहाई होने के बाद 6 वर्ष तक भी अयोग्य रहेंगे। यानी मान लीजिए इन्हें 2 वर्ष की सजा होती है, तो 2 वर्ष तो ये हैं ही, उसके बाद रिहा होने के 6 वर्ष बाद तक भी ये जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते, मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए इन्हें यहाँ 5 साल की सजा हो जाती तो 5 साल ये, और रिहाई के बाद में 6 वर्ष ये। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाए या सजा का दोषी पाया जाता है, तो उसे दोष सिद्धि की तारीख से लेकर उसकी रिहाई के 6 वर्ष बाद तक भी अयोग्य समझा जाएगा। यानी कौन कौन सी? दोष सिद्धि की तारीख प्लस रिहाई के 6 वर्ष बाद तक क्या समझा जाएगा? अयोग्य घोषित किया जाएगा। लेकिन न्यूनतम सजा कितनी होनी चाहिए? उसे न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कम से कम 2 वर्ष की सजा होनी चाहिए, तब जाकर के उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो हाल ही में देखें तो कर्नाटक विधानसभा के एमएलए, क्या नाम है उनका, जी जनार्दन रेड्डी, उन्हें विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्यों अयोग्य घोषित कर दिया है? क्योंकि उन्होंने, सीबीआई ने उन पर जो आरोप लगे थे उसमें उन्होंने दोषी पाया है। और उन्हें किस धारा के तहत अयोग्य घोषित किया गया है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार उन्हें दोषी पाया गया था, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अयोग्य घोषित क्यों कर दिया गया है? क्योंकि उन्हें दोषी पाया गया है, और जिस अपराध में दोषी पाया गया है उसमें 2 वर्ष से अधिक की सजा है, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यानी 2 अलग अलग चीजें हैं यहां पर हम देखें तो पहली चीज यह है कि पहला, उन्हें दोषी पाया जाए, दोषी पाया जाए, और दोषी कितने वर्ष के लिए पाया जाए? कम से कम 2 वर्ष। ऐसे अपराध में दोषी पाया जाए जिसमें सजा कम से कम 2 वर्ष की हो। अब 2 वर्ष की अगर सजा है, ऐसे में दोषी पाया गया है, तो जिस दिन दोषी पाया गया उस तिथि से रिहाई के 6 वर्ष तक उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब अयोग्य घोषित कौन करेगा? उन्हें विधानसभा घोषित करेगी, यानी विधानसभा अध्यक्ष घोषित करेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।